नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2023 में सामान्य मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट को स्वीकार्य बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने ट्रिपल थ्रेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर एक परामर्श पत्र जारी किया। और संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि निर्वाचित महिलाओं को सशक्त करके सरपंच पति वाली व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। आईएमडी ने 2023 में सामान्य मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी कर ये बताया है कि पूरे देश में जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान 96% वर्षा होने की संभावना है। ये पूर्वानुमान दीर्घकालिक औसत यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज के आधार पर लगाया गया है। वर्षा का लॉन्ग पीरियड एवरेज एक विशेष क्षेत्र में औसतन एक निश्चित अंतराल के लिए लंबी अवधि में दर्ज की गई वर्षा की औसत मात्रा है। ये दीर्घ अवधि 30 वर्ष या फिर 50 वर्ष हो सकती है। पिछले 4 वर्षों में भारत में सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। एलपीए की मात्रा के आधार पर वर्षा की मात्रा को 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। इसमें कमजोर श्रेणी के तहत आता है 90% से कम वाला। सामान्य से कम आता है 90 से 95 के बीच। सामान्य श्रेणी में आती है 96 से 104% की मात्रा। सामान्य से ज्यादा श्रेणी में आती है 105 से 110 और आधिक्य की श्रेणी में आती है 110 से ज्यादा। आईएमडी अपने पूर्वानुमान में भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले 3 कारकों पर विचार करता है। सबसे पहला है अल नीनो। इसकी उपस्थिति को भारत में कमजोर वर्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है। दूसरा है हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशियन डाइपोल। ये पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर है। सकारात्मक आईओडी भारतीय मॉनसून के लिए अच्छा माना जाता है। तीसरा है हिमावरण यानी स्नो कवर। उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में सर्दी तथा वसंत ऋतु के दौरान हिमावरण का स्तर ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन का वार्म फेज यानी ऊष्म चरण है। इस परिघटना में पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। ला नीनो एंसो का कूल फेज यानी शीत चरण है। वर्ष 2019 से भारत का मानसून ला नीना के प्रभाव में है और यही कारण है कि भारत में पर्याप्त मानसूनी वर्षा दर्ज की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया। एनसीआरएफ को एक उच्च स्तरीय समिति ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस समिति में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, सीबीएसई, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालयों के विभाग शामिल हैं। एनसीआरएफ दिशा निर्देशों का एक सेट है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय क्रेडिट प्रणाली अपनाते समय इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये पहली बार संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली को क्रेडिट के दायरे में लाएगा। अब तक केवल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ही क्रेडिट प्रणाली का पालन करता था। क्रेडिट प्रणाली लर्निंग आउटकम को मापने का एक तरीका है। एनसीआरएफ के मुख्य विशेषताओं में ये कहा गया है कि ये सभी प्रकार की लर्निंग के क्रेडिटाइजेशन के लिए एकल मेटा फ्रेमवर्क है। ये अकादमिक, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव जैसे अलग अलग आयामों से अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करता है। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से क्रेडिट्स के असाइनमेंट, संचय, भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग का प्रावधान करता है। इन दिशा निर्देशों के तहत 4 वेदों, 4 उपवेदों जिसमें कि आयुर्वेद का चिकित्सा, धनुर्वेद में शस्त्र विद्या, गंधर्व यानी संगीत और शिल्प के क्षेत्र में वास्तुकला, पुराण और न्याय जैसी 18 विद्याओं में ज्ञान के क्रेडिटाइजेशन के लिए विचार किया जा सकता है। एनसीआरएफ ने लर्निंग प्रणाली को 8 स्तरों में विभाजित किया है। इसके अंतर्गत कक्षा 5 से पीएचडी तक की लर्निंग अवधि के आधार पर क्रेडिट्स प्रदान किए जाएंगे। एनसीआरएफ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिनमें अलग अलग शैक्षणिक स्ट्रीम, पाठ्येतर गतिविधियों और वोकेशनल स्ट्रीम्स के बीच कोई सख्त विभाजन नहीं रखना लक्षित किया गया है। ये क्रेडिट हस्तांतरण प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करता है। ये मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट विकल्पों के माध्यम से आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करता है। ये व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाकर सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अकादमिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है।
अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट को स्वीकार्य बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। ग्रीन डिपॉजिट से मतलब है ब्याज आधारित जमा से। इसे एक निश्चित अवधि के लिए विनियमित संस्थाएं प्राप्त करती हैं। इससे अर्जित आय को हरित वित्त के आवंटन के लिए निर्धारित किया जाता है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है ग्राहकों को ग्रीन डिपॉजिट का अवसर प्रदान करना। ये जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है। ये ग्राहकों को उनके संधारणीय एजेंडा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये ग्रीन वॉशिंग से संबंधित चिंताओं को दूर करता है और यह हरित गतिविधियों या परियोजनाओं के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकार्यता के लिए फ्रेमवर्क की कई मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि ये किन के लिए है। ये लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए नहीं है। ये आरबीआई में पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित आवास वित्त कंपनियों के लिए भी लागू है। ग्रीन डिपॉजिट को केवल भारतीय रुपए में मूल्य वर्गित किया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई राशि से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन जैसे क्षेत्रकों या परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। इसमें कई परियोजनाएं ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई राशि से वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं है। इनमें शामिल है जीवाश्म ईंधन का नया या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, प्रत्यक्ष विशिष्ट भस्मीकरण, लैंडफिल परियोजनाएं, 25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता के जल विद्युत संयंत्र आदि। ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई धनराशि का वार्षिक आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन किया जाएगा। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है उत्पादों या सेवाओं को ग्रीन यानी कि पर्यावरण के अनुकूल बताकर उनका मार्केटिंग करना, जबकि वास्तव में वे हरित गतिविधियों या परियोजनाओं के रूप में परिभाषित होने के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। अगली खबर है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने ट्रिपल थ्रेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले जल, साफ सफाई और स्वच्छता यानी वॉश से संबंधित खतरों के तिहरे बोझ का परीक्षण किया गया है। वॉश सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, बेहतर साफ सफाई सुविधाओं तक पहुंच और स्वच्छता के बुनियादी स्तर को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामूहिक शब्दावली है। तिहरे बोझ या खतरे के रूप में इसे परिभाषित किया गया है क्योंकि जल या स्वच्छता संबंधी मूलभूत सेवाओं की 50% से भी कम उपलब्धता है। इसके अलावा शीर्ष 20 देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सर्वाधिक मौतों के लिए असुरक्षित वॉश पद्धतियों का उत्तरदायी होना है। इसके अलावा यूनिसेफ के चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के तहत जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों का उच्चतम जोखिम शीर्ष 25% देशों में होना है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ये कहा गया है कि विश्व स्तर पर 600 मिलियन बच्चे अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। 1.1 बिलियन बच्चों की सुरक्षित रूप से प्रबंधित सैनिटेशन तक पहुंच नहीं है। साथ ही 689 मिलियन हाइजीन से जुड़ी बुनियादी सेवाओं से वंचित हैं। असुरक्षित वॉश के कारण हर साल 5 वर्ष से कम आयु के 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। तिहरे खतरे का बोझ उप सहारा अफ्रीका के 10 देशों में सबसे ज्यादा है। इसीलिए यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की हैं, जैसे कि 2030 तक वॉश से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। वॉश क्षेत्रक और समुदायों में लचीलापन को मजबूत करने की जरूरत है। जल और स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी एवं जवाबदेहपूर्ण समन्वय तथा क्षमता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चों के सामने प्रमुख जलवायु और पर्यावरणीय जोखिम कारक हैं जल की कमी, नदियों में आने वाली बाढ़, तटीय बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वाहक जनित रोग, हीट वेव, वायु प्रदूषण, मृदा और जल प्रदूषण। ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। ट्राई ने अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित मुद्दों पर सुझाव प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र को सार्वजनिक किया है। ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसका कार्य भारत में दूरसंचार सेवाओं को प्रबंधित करना है। उपग्रह आधारित संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के तहत कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार लिंक स्थापित किया जाता है। सेटकॉम सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी बैंड उपयोग किए जाते हैं। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में इनकी सूची इस तरह से है: एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, केयू बैंड और के बैंड। सेटकॉम के 2 मुख्य घटक होते हैं,
पृथ्वी आधारित भाग, इसमें फिक्स्ड या मोबाइल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन उपकरण होते हैं। और दूसरा होता है अंतरिक्ष आधारित भाग, जिसमें कृत्रिम उपग्रह होते हैं। भारत में सेटकॉम के लिए GSAT-10 संचार उपग्रह, इनसेट 3A आदि का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट ऑपरेटर्स को सेटकॉम के लिए आवृत्ति और पृथ्वी की कक्षा के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ से मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। हालांकि भारत सरकार उपग्रह से लिंक स्थापित करने या जुड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम का आवंटन करती है। दूरसंचार विभाग दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। अब सेटकॉम के लाभ ये होंगे कि इसे तेजी से स्थापित किया जा सकता है, इसलिए ये दूरस्थ क्षेत्रों में डेटा कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है। ये लंबी दूरी के टेलीफोन ट्रांसमिशन की लागत को कम करता है। इसका उपयोग वैश्विक मोबाइल संचार, मौसम पूर्वानुमान, रेडियो या टीवी सिग्नल प्रसारण आदि में किया जाता है। उपग्रह संचार प्रणाली के प्रमुख घटकों की बात करें तो इसमें शामिल है उपग्रह, पृथ्वी पर मौजूद संचार प्रणाली, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और उपयोगकर्ता स्टेशन। अगली खबर है, संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि निर्वाचित महिलाओं को सशक्त करके सरपंच पति वाली व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। पंचायत स्तर पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने ये सिफारिशें की हैं। इसमें कहा गया है कि सरपंच पति या प्रधान पति जैसे प्रचलित अवधारणाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचित महिलाओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने की जरूरत है। इस अवधारणा के तहत निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पति प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थानों में कुल सीटों का 1/3 पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 पद, जिसे संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243D में किया गया है। इसके अलावा कई राज्यों जैसे बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान आदि ने सदस्यों और सरपंचों के स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कानूनी प्रावधान किया है। भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 31.8 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं थीं। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की बात करें तो इसमें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की कमी, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी, प्रबंधन संबंधी कम अनुभव की स्थिति, पारंपरिक रूढ़िवादी और संकीर्ण समाज द्वारा थोपी गई सामाजिक बाधाएं। इसके अलावा महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के उपायों पर भी बल दिया गया है। इसके तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों की सोच में बदलाव लाना जरूरी है। हितधारकों और सरकार को महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्तरी आयरलैंड की यात्रा की। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पर 1998 में उत्तरी आयरलैंड के गुटों और ब्रिटेन एवं आयरलैंड की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता द ट्रबल के नाम से कुख्यात 30 साल तक जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए किया गया था। उत्तरी आयरलैंड का गठन 1921 में आयरलैंड का विभाजन करके किया गया था। आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर अलग देश बन गया था। वहीं उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया था और इसी की वजह से उन लोगों के बीच हिंसा हुई जो या तो यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते थे या आयरलैंड में शामिल होना चाहते थे। अगला टॉपिक है रिट्स और इनविट्स के बारे में। रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी NSE इंडिसेज लिमिटेड ने भारत का पहला रिट और इनविट इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य NSE पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार करने वाले रिट्स और इनविट्स के प्रदर्शन की निगरानी करना है। रिट्स सूचीबद्ध संस्थाएं होती हैं। ये आय उत्पन्न करने के लिए भवनों या परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करती हैं। इनविट्स म्यूचुअल फंड की तरह एक निवेश योजना है। ये व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों द्वारा अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में निवेश को संभव बनाती हैं। रिट्स और इनविट्स के लाभ की बात करें तो ये डेवलपर्स को अपनी राजस्व पैदा करने वाली अचल संपत्ति, अवसंरचना संबंधी परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने और नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी जुटाने में सक्षम करते हैं। ये निवेशकों को किसी परिसंपत्ति का मालिक न होने पर भी उसमें निवेश करने का विकल्प देते हैं।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO। वस्त्र मंत्रालय ने 31 वस्त्र उत्पादों के लिए 2 QCO की घोषणा की है। इसमें 19 जियो टेक्सटाइल और 12 प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल शामिल हैं। जियो टेक्सटाइल का उपयोग अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संबंधी उपयोग के लिए भी किया जाता है। प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल या सुरक्षात्मक वस्त्रों का उपयोग खतरनाक और प्रतिकूल कार्य दशाओं में मानव की रक्षा करने के लिए किया जाता है। QCO यानी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उद्देश्य घटिया और सस्ते वस्त्र उत्पादों के आयात को नियंत्रित करना और ये सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त हो। भारतीय मानक ब्यूरो QCO के लिए प्रमाणन प्राधिकरण है। QCO अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उत्पादों के लिए लागू होते हैं। अगला टॉपिक है लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से चालू वित्त वर्ष के लिए CCI को अधिसूचित किया है। CCI को हर साल आयकर अधिनियम 1961 के तहत अधिसूचित किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री के समय पूंजीगत लाभ की गणना के दौरान अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत की गणना के लिए किया जाता है। आमतौर पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रूप में पात्रता प्राप्त करने के लिए किसी परिसंपत्ति को 36 माह से अधिक समय तक बनाए रखने की जरूरत होती है। अचल संपत्ति और असूचीबद्ध शेयरों के लिए ये अवधि 24 महीने है। CII का उपयोग परिसंपत्तियों के मुद्रास्फीति समायोजित क्रय मूल्य पर पहुंचने के लिए किया जाता है। इससे कर योग्य LTCG यानी कि लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की गणना की जा सकती है। अगला टॉपिक है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। केरल कृषि विश्वविद्यालय को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत PPV एंड FR प्राधिकरण के केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये कदम पारंपरिक पौधों की किस्मों पर केरल के किसान समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2001 में PPV एंड FR प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया था। प्राधिकरण का एक अध्यक्ष और 15 सदस्य होंगे। प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। ये पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए प्रोत्साहित करने और किसानों तथा पौध प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसे उपायों को बढ़ावा देगा जिन्हें वो उचित समझता है। अगला टॉपिक है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। चिकित्सा या वैज्ञानिक या औद्योगिक उपयोग और कानून अनुपालन के लिए नशीले पदार्थों की उपलब्धता के बीच संतुलन को सुविधाजनक बनाने के लिए CBN का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। साथ ही दवा उद्योग के लिए व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी कम करेगा। CBN यानी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है। ये अलग अलग संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के दायरे में नशीले पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। नारकोटिक्स ब्यूरो में नारकोटिक्स आयुक्त को 3 उप नारकोटिक्स आयुक्त सहायता प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक है साझा सामाजिक आर्थिक पथ, शेयर्ड सोशल इकोनॉमिक पाथवे SSP। SSP 5 अलग अलग तरीकों को प्रस्तुत करता है जिसमें जलवायु संबंधी नीति के बिना विश्व विकसित हो सकता है। ये तरीके हैं SSP 1 यानी संधारणीयता, ट्रैकिंग ग्रीन रोड, इसमें शमन और अनुकूलन के समक्ष कम चुनौतियां हैं। SSP 2 यानी मिडिल ऑफ द रोड, जहां रुझान मोटे तौर पर ऐतिहासिक पैटर्न का पालन करते हैं। SSP 3 यानी क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता, पुनरुत्थान राष्ट्रवाद, इसमें रॉकी रोड शामिल है यानी शमन और अनुकूलन के समक्ष उच्च चुनौतियां होती हैं। SSP 4 असमानता के बारे में बताती है। ये रोड डिवाइडेड यानी शमन के समक्ष कम चुनौतियां या अनुकूलन के समक्ष उच्च चुनौतियों को दर्शाती है। इसके अलावा SSP 5 यानी जीवाश्म ईंधन आधारित विकास, टेकिंग हाईवे, इसमें शमन के समक्ष उच्च चुनौतियां और अनुकूलन के समक्ष कम चुनौतियां होती हैं। SSP 1 और SSP 5 मानव विकास के लिए आशावादी, जबकि SSP 3 और SSP 4 अधिक निराशावादी प्रवृत्तियों की परिकल्पना करते हैं। अगला टॉपिक है जीरो क्लिक स्पाईवेयर। माइक्रोसॉफ्ट और सिटीजन लैब के शोध के मुताबिक इजरायली कंपनी द्वारा विकसित स्पाईवेयर का इस्तेमाल कम से कम 10 देशों में पत्रकारों, विपक्षी हस्तियों और हिमायती संगठनों के खिलाफ किया गया है। इस स्पाईवेयर को क्वाड ड्रीम ने विकसित किया है। ये इंटरैक्शन रहित एक हैकिंग टूल है, इसलिए इसे जीरो क्लिक के रूप में जाना जाता है। जीरो क्लिक टूल द्वारा किसी डिवाइस में सेंधमारी की जा सकती है। इसके तहत सेंधमारी के लिए डिवाइस धारक द्वारा दुर्भावनापूर्ण लिंक को खोलने
और गलत इरादे वाले अटैचमेंट को डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं होता। जीरो क्लिक हमले अक्सर 0 डेज पर निर्भर करते हैं। 0 डेज सॉफ्टवेयर निर्माता के लिए सुरक्षा संबंधी अज्ञात खामियां होती हैं, जिनका वर्तमान में कोई समाधान उपलब्ध नहीं है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। वियतनाम, यहाँ की राजधानी हनोई है। हाल ही में भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहन करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। वियतनाम मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ये उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया तथा पूर्व एवं दक्षिण में दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। वियतनाम मोटे तौर पर एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश है। यहाँ की नदियां मैकोंग और रेड नदी है। वियतनाम का उच्चतम बिंदु है फैंसीपन और वियतनाम के अधिकतर पश्चिमी हिस्से में एनाम कॉर्डिलेरा के पर्वत हैं, जबकि पूर्वी भाग में समुद्र तट है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।